Hi friends, now let's start with one of the most important chapter of GST registration. 5 marks, 4 to 5 marks, 100% in your exam. No second thought, no doubt at all. 4 to 5 marks, 100%. I hope you are getting my point. 100%. Am I clear? Yes, I hope you're with me. So can I start? Okay. Boss, and today's lecture, I'll tell you today's lecture will be the most important lecture. In today's lecture, there are 100% chances of coming in your exam. Okay. So registration. What is registration? Boss, simple. If I am a supplier, in fact registration is very important for both supplier and recipient. कैसे? अगर मैं supplier हूँ और अगर मेरा मुझे जो registration का section है, जो applicability है, if that is there, I will have to get myself registered because अगर मैं registration नहीं करवाऊंगी तो I am not eligible, I cannot collect GST. और अगर मैंने GST कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को पे नहीं किया तो इट इज माई सी इट इज सप्लायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट एंड पे द टैक्स टू GST because it's an indirect tax. It is supplier's responsibility to collect GST and pay to the government. I hope you are with me. Yes. In that case what will happen? अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपने जीएसटी कलेक्ट नहीं किया, तो जो जीएसटी कलेक्ट करके पे नहीं करने के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इट इज अप टू यू, इट इज ऑन द सप्लायर नॉट ऑन द रेसिपिएंट. मतलब आज जहां मैं पढ़ाने जाती हूँ, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम देम एंड पे टू द गवर्नमेंट. अगर मैंने टैक्स पे नहीं किया, मैं तो जितने भी इंटरेस्ट है, जो भी पेनल्टी, इट विल बी ऑन मी नॉट ऑन द रेसिपिएंट. फर्स्ट. सेकेंड, रेसिपिएंट अगर सप्लायर है और रेसिपिएंट को अगर आईटीसी लेना है, अगर रेसिपिएंट ने मुझे जो टैक्स पे किया उसको रेसिपिएंट को अगर क्या चाहिए, आईटीसी चाहिए, तो रेसिपिएंट शुड बी आल्सो अ रजिस्टर्ड सप्लायर. एम आई क्लियर? दैट मीन्स नाइदर आई एम अलाउड टू कलेक्ट टैक्स, neither I am allowed to collect tax until and unless I am registered. Neither recipient is allowed to take the credit until and unless the recipient is also registered. Am I clear? I hope you are getting my point. Am I clear? Am I clear? So what is over here? Under indirect tax regime, without registration, a person can neither collect tax from his customer nor claim any credit of tax paid by him. The advantage of registration is it's a legally, see, when I am registered, I am a legally recognized supplier. So somewhere or the other, जब आप registered होते हो ना, तो जो बंदा आपके साथ business कर रहा होता है ना, जो recipient, उसको एक safety होती है. क्योंकि अगर आज मैं registered हूँ, तो registration करवाने के लिए मैंने कुछ documents submit किए होंगे. उसमें सबसे important है place of business का document. प्लेस ऑफ बिजनेस, कि मेरा बिजनेस एक्चुअली, हम तो प्लेस को रजिस्टर करवा रहे हैं ना. वी नो दैट जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. देयर इज नो वन रजिस्ट्रेशन, नो वन नंबर फॉर होल इंडिया. नो, every state if you have an office you will require different GST number. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या डॉक्यूमेंट है? प्लेस ऑफ बिजनेस. और आज अगर सपोज कोई फ्रॉड कर रहा है सप्लायर, तो रेसिपिएंट को एटलीस्ट ये कंफर्मेशन तो है कि आई कैन कैच होल्ड हिम, उसकी डिटेल्स अवेलेबल है. मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ टैक्स पेड ऑन द इनपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब आप प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं. एंड लास्ट, लीगली ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्स. यू आर लीगली ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्स. क्लियर? नाउ, नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी. सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. इट वॉज देयर इन सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स में इट वॉज, रीजन भी बताती हूँ. सर्विस टैक्स में जो सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू था? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था. सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था. पर जीएसटी इज अ डुअल टैक्स. यू हैव सी एज वेल एज एस. यू हैव सी एज वेल एज एस. और हमने ये भी पढ़ के रखा है कि इट इज अ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट वेयर गुड्स आर कंज्यूम. It is a revenue of the government where goods are consumed. I hope you're with me. Yes. am I clear till here? Any point? इसलिए यहाँ पे state wise registration करवाना compulsory है. Fourth point, a supplier has to obtain registration in every state or union territory where he makes. Please circle the word taxable supplies. A supplier have to obtain registration in every state or union territory where he makes a taxable supply. ये अभी आएगा, आज ही आ जाएगा. Today I'll be able to complete, if all goes well,
टेल यू अप्रोक्सीमेटली 7 पेजेस, 7 पेजेस आई विल बी कंप्लीटिंग टुडे, आई होप विथ मी। और ये 7 पेजेस में एक क्वेश्चन फिक्स है, इतना मान के चलना, और आएगा ही आएगा, 100% आएगा, क्योंकि ये 7 पेजेस में अमेंडमेंट्स हुए थे। ये अमेंडमेंट्स फर्स्ट टाइम मई 2020 में एग्जाम में आते हैं, पर क्योंकि मई 2020 हैज बीन मर्ज्ड विद नवंबर 2020, तो वो अमेंडमेंट्स पहली बार आएंगे, और उसके बाद अप्रैल मंथ में और अमेंडमेंट्स आए, तो मतलब नवंबर मंथ में you have amendments for May also, and then there were some new amendments specifically for November only in the 7 page. Am I clear? Am I clear? मतलब ये चैप्टर बाय डिफॉल्ट आपकी एग्जाम में आएगा, मैं बार बार कह रही हूं, इट विल बी देयर बाय डिफॉल्ट। Am I clear? Am I clear? I hope with me. तो क्या लिखा है? Supply has to obtain registration in every state or union territory from where he makes taxable supply. ये दिमाग में रखना, हम 10 मिनट बाद देखेंगे। Provided his aggregate turnover exceeds the specified threshold limit. See, we know the threshold limit. Normally हम 20 lakhs बोलते हैं, but there is 3 limit: 20 lakhs, 10 lakhs and 40 lakhs. हम देखेंगे कब 20 लगेगा, कब 10 लगेगा, कब 40 लगेगा। तो जिस मोमेंट आपका एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? अगर मेरे 5 स्टेट में ऑफिस है, अगर मेरे 5 स्टेट्स में ऑफिस है, तो पांचों का टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर, एंड एग्रीगेट टर्नओवर की हम डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में। वहां हमने क्या पढ़ा था? एग्रीगेट टर्नओवर। इफ यू वांट अगेन विल रिवाइज ओवर हियर, है यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर, सेम डेफिनेशन, value of outward supply, that means taxable supply, exempted supply, export supply, interstate supply of person having same PAN number, but will exclude GST and exclude inward supply where you have to pay tax under reverse charge mechanism. याद आ रहा है? याद आ रहा है? बस मैं जो जो सप्लाई करूंगी, मैंने टैक्सेबल सप्लाई किया, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है एग्रीगेट टर्नओवर, CGST, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट इन CGST, तो इंट्रा की बात करता है। एग्जम्प्टेड के, एग्जम्प्टेड इंक्लूड्स ऑल 3: नील, सेक्शन 11 एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये 3 चीजें याद आ रहा है बॉस? और कोई डेफिनेशन नहीं आएगी एग्जम्प्टेड सप्लाई में। हमारी एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में 3 ही आता है: नील रेटेड, तो वन विच इज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ CGST and the one which is not GST, जिस पे GST नहीं लगता है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आई होप विथ मी। एक्सपोर्ट किया मैंने, इंटर स्टेट सप्लाई किया मैंने, और ये सब कुछ पैन होना चाहिए। पैन मतलब अगर मेरे 10 ऑफिस है, तो 10 ऑफिस का GST नंबर अलग अलग होगा, पर सबका एक कॉमन पैन नंबर होगा। फॉर योर नॉलेज, हमारा GST का नंबर 15 डिजिट का है। हमारा GST का नंबर 15 डिजिट होता है, जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं। आपने जिस स्टेट से क्या करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस स्टेट का कोड होता है। आपने जिस स्टेट से क्या करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, उस स्टेट का कोड होता है। नेक्स्ट 10 नंबर पैन नंबर होते हैं, बाद में बना के लास्ट देखेंगे। am I clear? तो फर्स्ट 2 स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 इज पैन नंबर। तो अगर सपोज मेरे 3 स्टेट्स में ऑफिस है, तो फर्स्ट 2 डिजिट चेंज हो जाएंगे, वो 10 सेम रहेगा। पैन नंबर को एक ही है, पैन तो एक ही होता है, कंपनी एक है, कंपनी का पैन होगा, जो भी पैन होगा वो एक ही होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो इनका क्या कहना है, इनका कहना है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे एक्सीड कर गया, उससे एक्सीड कर गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर कहाँ करवाना पड़ेगा? उसी जगह, उसी स्टेट का करवाना पड़ेगा जहां पे टैक्सेबल सप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल, ये पांचों का मिला के सपोज मेरा 25 लाख है, ये पांचों का मिला के सपोज मेरा 25 लाख है। 25 लाख है मतलब मेरा अज्यूमिंग मेरा टर्न, मेरा जो लिमिट है वो 20 लाख का एक्सीड कर गया। पर मैं ई स्टेट, ई सपोज मेरा स्टेट है, यहां से मैं क्या कर रही हूं, मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं करती हूं, मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई करती हूं। तो भले ही
मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी, पर ए बी सी डी का करवाऊंगी, ई का नहीं करवाऊंगी, ई स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगी। ऊपर बोला उन्होंने कि अगर मेरा लिमिट एक्सीड कर गया, जो भी उन्होंने कट ऑफ, जो भी उन्होंने एक मिनिमम बोला था उससे एक्सीड कर गया तो मुझे हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ, और जहां मैंने एग्जम्प्टेड सप्लाई किया है वहां मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा। बट यस, ये 25 जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने सपोज ई से भी 6 लाख था, ई से 6 लाख था, तो ये माइनस कर दूंगा तो 19 हो जाता, और 19 लिमिट के नीचे था। पर ऐसा नहीं है, टोटल करते वक्त ई को भी टोटल करो, टोटल करते वक्त ई को भी टोटल करोगे। While calculating you'll be adding the, जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात आती है तो आप सबका टोटल करोगे, पर आप रजिस्ट्रेशन ई का नहीं करवाओगे, बिकॉज ई पे आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। हम आगे और डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। समझा ये वाला पॉइंट? Thus, if he is not required to obtain registration from a state or union territory from where he makes a non-taxable supply. Am I clear? Am I clear? Next point. Since registration in GST is PAN-based, once a supplier is liable to register, he has to obtain registration in each of the state or union territory in which he operates under the same PAN number. Further, अच्छा आप आगे समझना। फर्दर नॉर्मली रूल क्या है? नॉर्मली रूल ये है, अगर आपका हर स्टेट में सपोज मेरे दो सिंपल एक एग्जांपल सीधे कर, दो स्टेट में ऑफिस है मेरे, दो स्टेट में ऑफिस, स्टेट ए एंड स्टेट बी, कंपल्सरीली मुझे यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, राइट? अब अज्यूम करो ए स्टेट में लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ मध्य प्रदेश। सपोज ए इज मध्य प्रदेश, मेरा एक ऑफिस इंदौर में है, एक ऑफिस उज्जैन में है, और एक ऑफिस भोपाल में। ये तीनों मध्य प्रदेश में आते हैं। आई हैव वन ऑफिस इन इंदौर, वन ऑफिस इन उज्जैन, वन ऑफिस इन भोपाल, ये तीनों मेरे मध्य प्रदेश में आते हैं। अब मैं इन तीनों के लिए क्या कर सकती हूं? मैं इन तीनों के लिए एक ही जीएसटी, बेसिकली स्टेट का ले लिया मैंने, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक को, कोई भी एक जगह को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, और बाकी दोनों को मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करूंगी। अगर सपोज एक सी ए एंड बी में कोई क्वेश्चन नहीं है, ए एंड बी में कोई क्वेश्चन नहीं है, आई विल हैव टू गो फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ए एंड बी। I will have to go for separate registration in case of A and B. I hope you're with me, right? अच्छा, अब समझना A and B का कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अब आती है A की। A इज मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मेरे 3 ऑफिस है, मध्य प्रदेश में मेरे 3 ऑफिस। आई होप विथ मी। अगर मैं चाहूं तो तीनों का एक ही रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ। उसमें मुझे एक जगह को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, बाकी सबको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। 1 और एल्स अगर मैं चाहूं, माई विश, अगर मैं चाहूं तो मैं मध्य प्रदेश में भी 3 अलग अलग जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकती हूँ। इंदौर का अलग, उज्जैन का अलग, भोपाल का अलग। इंदौर का अलग, सी ओके, उसमें फर्स्ट 2 स्टेट कोड सेम रहेगा, पैन नंबर सेम रहेगा, पर जो लास्ट 3 डिजिट है वो चेंज हो जाएंगे, मैं बाद में बताऊंगी वो। अब मैं क्लियर? पर इसका कॉन्सिक्वेंस समझना, इसका कॉन्सिक्वेंस समझना, मतलब बोलना बहुत इजी है, वेट, इसका कॉन्सिक्वेंस समझना। आज स्टेट ए है एंड स्टेट बी है, स्टेट ए एंड स्टेट बी दोनों मेरे ही ऑफिसेज हैं, पर दोनों के जीएसटी नंबर अलग अलग है, दोनों के जीएसटी नंबर। तो ये दोनों कौन हो गए? डिस्टिंक्ट पर्सन। ये दोनों कौन हो गए? डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? पीपल हैविंग डिफरेंट जीएसटी नंबर बट विद द सेम पैन नंबर। और अगर हमने पढ़ा है कि इफ यू रिमेंबर शेड्यूल 1, अगर आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी माल दे रहे हो, इन द सी इफ यू रिमेंबर शेड्यूल 1 में पॉइंट में ऐसे बोला था कि अगर एक सप्लायर है
किसको माल दे रहा है, रिलेटेड पर्सन को दे रहा है या डिस्टेंट पर्सन को दे रहा है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दे रहा है, विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है, तो उसको हम सप्लाई मान लेते हैं। मतलब ये तो देखा जाए तो एक मेरी, ये तो स्टेट ए एंड स्टेट बी दोनों मेरे ऑफिस है, दोनों मेरी ही कंपनी है, तो एक गोडाउन है, एक फैक्ट्री है, जो बोलना है बोल दो, एक फैक्ट्री है, एक शोरूम है, जो बोलना है बोल दो, बट इसको भी सप्लाई माना गया है। इसको सप्लाई माना गया है कि नहीं माना गया, रिप्लाई करो, इतना रिप्लाई करो। इसको सप्लाई माना गया है, ये क्लैरिटी है कि नहीं, रिप्लाई करो फर्स्ट। ये क्लैरिटी है कि नहीं, रिप्लाई करो। राइट, तो अगर सपोज स्टेट ए में मेरा इंदौर, उज्जैन एंड भोपाल अगर मेरे सॉरी अगर मेरे 3 जगह ऑफिसेस है, तीनों एमपी में ही है, और मैंने एक ही नंबर लेके रखा है, एक ही नंबर लेके रखा है। इंदौर को मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया, बाकी दोनों को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया। तो बॉस, इन तीनों का नंबर सेम है, इन तीनों का नंबर सेम है। अब जब इन तीनों का नंबर सेम है तो ये डिस्टेंट पर्सन नहीं है, ये डिस्टेंट पर्सन नहीं है। तो इस केस में अगर इंदौर से उज्जैन माल गया या इंदौर से भोपाल माल गया तो इसको सप्लाई बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि बॉस इसका नंबर ही सेम है। बट अगर मैं क्या करने गई, इंदौर का अलग नंबर लिया, उज्जैन का अलग नंबर लिया, भोपाल का अलग नंबर लिया, सेपरेट नंबर सेपरेट नंबर सेपरेट नंबर सेपरेट नंबर, तो अगर इंदौर से उज्जैन माल गया तो इसको डिस्टेंट पर्सन कहलाएगा, इंदौर से भोपाल माल गया इसको डिस्टेंट पर्सन कहलाएगा। डिस्टेंट पर्सन है तो सप्लाई है, सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब बोलना बहुत इजी है कि नंबर अलग अलग ले लो, प्रैक्टिकली कितने ज्यादा इश्यूज हैं। आई होप यू गेटिंग मी। प्रैक्टिकली इश्यूज है कि नहीं है। आज मेरे को इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि आप मुझे एक ही नंबर दे दो पैन इंडिया का। आई वुड हैव लव्ड इफ यू गिविंग मी ओनली वन नंबर पैन इंडिया। चलो वो आप नहीं दे सकते, वो तो आपने क्लियरली मना कर दिया, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैं फिर क्यों एक स्टेट में अलग अलग नंबर लू? व्हाई आई वांट टू टेक दिस न्यूसेंस इन माय लाइफ? यू विल हैव टू सी द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। बोलना बहुत इजी है, ले लो अलग अलग नंबर, पर अलग अलग नंबर ले लोगे तो इंदौर अलग हो गया, उज्जैन अलग हो गया, भोपाल अलग हो गया। आपने इंदौर से उज्जैन वाले को माल दिया, डिस्टेंट पर्सन कहलाएगा, इंदौर से भोपाल वाले को माल दिया, डिस्टेंट पर्सन कहलाएगा। एंड इन दैट केस आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हर ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा, वैल्यू निकालो, जीएसटी पे करो, टैक्स इनवॉइस इशू करो। आई होप यू गेटिंग मी। मतलब तो प्रैक्टिकली बहुत इश्यूज है, इसलिए ये इंदौर उज्जैन भोपाल का अलग नंबर लेना है तो यू नीड टू फर्स्ट थिंक द इम्प्लीकेशन एंड देन टेक अ कॉल। तो क्या लिखा है 6 पॉइंट, further he is normally required to obtain single registration in a state or union territory, single. However, where he has multiple place of business in a state, or union territory, he has the option either to get a single registration for said state or union territory, where it can declare one place as principal place of business and other branches as additional place of business. अगर वो चाहे तो पूरे स्टेट में जितने भी ऑफिस हैं उन सबका एक ही नंबर ले सकता है। एक को क्या डिक्लेयर करें, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करें, दूसरे को क्या डिक्लेयर करें, बाकी सबको क्या डिक्लेयर करें, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करें। am I clear? I hope with me. And अगर वो चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस इन सच स्टेट। आप चाहो तो अगर आपके स्टेट में 3 ऑफिसेस हैं तो आप तीनों के अलग अलग नंबर ले सकते हो। Am I clear? Am I clear? Note that specific registration. ऐसा नहीं सी का अलग करवाना है, एस का अलग करवाना है, नहीं। इट इज जीएसटी नंबर, इट इज जीएसटी नंबर। मैं क्लियर? So registration under GST is not tax specific, which means that single registration for all taxes. C का अलग, S का अलग, I का अलग, U का अलग, and Z का अलग नहीं होता है। मतलब